बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। याद रहे ये टॉपिक MCQ शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। अगर आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, मेरी बातें गौर से सुनते हैं, समझते हैं, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाते हैं, तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आप तमाम स्टूडेंट्स को 100% अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन का एक स्पेशल केस है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अब 2 डायमेंशनल मोशन में तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं, जैसे सर्कल भी क्या है 2D, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन सर्कल जैसी 2 डायमेंशनल मोशन नहीं है, बल्कि ये थोड़ी अलग किस्म की है, स्पेशल टाइप की है। तो क्या है इसमें, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 2D को डिस्कस करने से पहले आप यहाँ पे ज़रा 1D को समझ लें कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है, लेट करें, उसको हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो अब एक ही टाइम में एक ही डायरेक्शन में एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना, ये आपकी 1D मोशन कहलाती है। इसी तरह से अगर आप एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करवाते हैं, वर्टिकली अपवर्ड आप थ्रो करवाते हैं, अभी ये ना देखें कि जब आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करवाएंगे तो उस पर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी वजह से बॉडी की या बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, फिर वो वापसी आएगा, ये पाथ बनेगा ना। अभी सिर्फ ये ध्यान में रखें कि जब आप एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कराएंगे तो अलॉन्ग वाई एक्सिस उसका मूव करना, सिर्फ अलॉन्ग वाई एक्सिस उसका मूव करना, ये भी क्या है 1D। तो यहाँ पे ये अलग अलग मैं डिस्कस कर रहा हूँ 1D को, सही है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, अगर आप इसका आंसर दे लेते हैं तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन कभी भी तंग नहीं करेगा, 100% आपको इसकी समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, जानदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक बात मेरी गौर से सुननी है अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो। छोटा सा क्वेश्चन, देयर फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे एक कार है जो कि रेस्ट पे है। सपोज करें इसकी छत ओपन है। अब इसके अंदर एक बंदा बैठा जिसके हाथ में एक बॉल है, वो वर्टिकली अपवर्ड ऐसे बॉल को थ्रो करवाता है। तो बॉल ऊपर गया, कुछ टाइम के बाद ऐसे वापसी आ जाएगा, 1-2 सेकंड गुजरने के बाद। तो जाहिर सी बात है कि बॉल उसके हाथ में ही दोबारा वापसी आएगा ना, उसको पकड़ लिया। अब ये मान लें कि जिस लम्हे उस ऑब्जेक्ट ने उस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, उसी लम्हे ये कार यहां से यहां मूव कर गई है। बॉल ऊपर गया, उसको टाइम लगेगा ना ऊपर जाते हुए, फिर बॉल वापसी आएगा, लेकिन उसी लम्हे ये कार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर गई है। अब कार यहां पे आ चुकी होगी। अब मुझे बताएं कि वो जो बॉल ऊपर गया था, जाते हुए आते हुए उसको टाइम लगा है, उतनी देर में कार तो गई है आगे निकल, तो वो बॉल यहां पीछे गिरेगा या दोबारा उसी कार के अंदर बैठे हुए बंदे के हाथ में आएगा। जैसे रेस्ट वाली सिचुएशन में उसके हाथ में आया था, दोबारा ऐसे फेंका, दोबारा आ गया। अब मुझे बताएं कि जब उसने दोबारा फेंका, उसी लम्हे कार यहां से यहां आ गई है, बॉल दोबारा उसके हाथ में गिरेगा या यहां पीछे कहीं गिरेगा? जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर आपने आंसर देना है। सोचें जरा, समझें, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर आंसर करेंगे। ठीक है, चले आपका टाइम नहीं वेस्ट करते, बात आपको बताते हैं। बहुत से बच्चों को लगेगा कि यार बॉल पीछे ही गिरेगा, पागल थोड़ी है कि देखें बॉल आगे जाएगा, क्योंकि कार तो आगे निकल गई, बॉल पीछे फेंका था, बॉल ऊपर गया, फिर वापसी आएगा पीछे, 3 देर में कार तो आगे निकल गई होगी, तो बॉल पीछे ही गिरेगा यार, सीधी सी बात है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में यही बात तो समझने वाली है। यहां 2D चल रहा है, बॉल दोबारा उसी कार के अंदर बैठे हुए बंदे के हाथ में आएगा। सर जी कैसे? इसमें ना एक चीज छुपी हुई है कि जिस चीज से मैं देख रहा हूं ना, वो है कि एयर फ्रिक्शन को यहां से रिमूव किया जा रहा है, कि यहां पे हम एयर फ्रिक्शन को नहीं डिस्कस कर रहे। समझे कि हवा है ही नहीं, जो आप देख रहे हैं ना, वो तो आप कल ऐसे बाहर निकल के आप कहें जी आ जाए फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। कार में बैठे, बॉल ऊपर फेंका, कार आगे निकल गई, बॉल पीछे गिरेगा, क्यों? क्योंकि वहां पे तो एयर फ्रिक्शन है। तो आप इस चीज को देख रहे हैं, इस लिहाज से आपने आंसर दिया, आपने भी ठीक दिया अपने लिहाज से। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इसका मतलब हम कंडीशन पहले अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपसे मैंने छुपाई है, और वो थी कि एयर फ्रिक्शन को आप पहले रिमूव करेंगे। तो अगर एयर फ्रिक्शन को मैंने यहां से रिमूव कर रखा है, तो फिर 100% गारंटी है, करके देखिएगा, एयर फ्रिक्शन रिमूव कर दें, फिर कार के अंदर बैठ के बॉल को ऊपर फेंकें, कार 3 देर में आगे जाएगी, 3 देर में बॉल वापसी आएगा, तो दोबारा उसी बैठे हुए बंदे के हाथ में आएगा, पक्की बात है। तो अब देखें, कार की डायरेक्शन क्या है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल कार मूव कर रही है, बॉल वर्टिकल अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव कर रहा है। तो ये कार की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना, ये 1D,
बॉल का वर्टिकल मूव करना अलोंग वाई एक्सिस, ये भी 1D। तो ये तो दो अलग अलग 1D मोशन है, इनको अगर मैं वेक्टोरियली ऐड अप कर दूं तो ये मेरा 2D मोशन बन जाएगा। यही काम तो करना है कि इन दोनों को, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, दोनों मोशंस को अगर हम ऐड अप करें वेक्टोरियली तो फिर हमारा ग्राफ ऐसे बनता है। तो अब इसमें देखें, बॉल ऊपर भी जा रहा है, अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है, देखें ऊपर जा रहा है, और आगे भी बढ़ रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर रहा है। तो उन्हीं दोनों मोशंस को मैंने कंबाइन कर दिया, तो ये मेरा पास पाथ आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, 2D मोशन है। अब ये 2D का ग्राफ है, एक तरह से ये कह लें। पाथ कैसा बन रहा है, पाथ बन रहा है पैराबोलिक, ठीक है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, 2D मोशन है कि एक ही टाइम में बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर रहा है, अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो ये आपकी 2D मोशन है। अब इसमें यहां पे ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है बेटे, ये पॉइंट आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, अभी बताता हूं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है बेटे, कांस्टेंट। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। एक वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक नहीं होगी, ये ध्यान में रखें प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में। अब अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां पे देखें ना, ये वाला गैप देखते जाए, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। यहां पे भी होगी, यहां पे भी होगी, यहां पे भी होगी, यहां पे भी होगी, यहां पे भी होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक जैसी है, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी में देखें चेंज आ रहा है। यहां जाके वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि यहां पे 0 हुआ है तो बॉल नीचे नहीं आ रहा ना, आगे जा रहा है। अगर 0 ना होता तो फिर तो यहां से नीचे आ जाता। इसका मतलब यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां पे कांस्टेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसमें चेंज आ रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही कांस्टेंट रहे, वर्टिकल कांस्टेंट रह सकती है, हॉरिजॉन्टल में चेंज आ जाएगा। बस ये याद रखें कि एक में चेंज आ रहा है तो दूसरे में नहीं आ रहा। तो फिर इसका मतलब ये दोनों मोशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से बाखबर है। इनको नहीं पता, यानी कि हॉरिजॉन्टल को नहीं पता कि मेरे साथ वर्टिकल में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। वर्टिकल को नहीं पता, वो बेखबर है कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी मेरे साथ है, उसके हिसाब से मैंने चलना है। ना 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 ना, वो अपने आप में गुम है। तो फिर ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट 1D मोशन है। जब इनको वेक्टोरियली ऐड करोगे तो ये आपका 2 डायमेंशनल मोशन बन जाएगा, जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फिर इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो सकती है और हॉरिजॉन्टल में चेंज आ जाएगा। उसकी एग्जांपल ना आपकी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे दी गई है। वैसे ये टाइम को मेंशन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए ना, यहाँ पे सपोज करें हमारे पास 2 बॉल है, एक ब्लैक और एक ब्लू। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ A का। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ना एक ब्लैक वाले बॉल को आपने ऐसे फ्री फॉल, ऐसे फॉल करवा दिया, फोर्स नहीं लगाई, थ्रो नहीं करवाया, फॉल करवाया, अपनी फोर्स को जस्ट रिमूव किया है, तो बॉल ऐसे गया वर्टिकली। तो देखें ब्लैक वाला ये बॉल नीचे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो ब्लू वाला बॉल है ना, इसको आपने हल्का सा ऐसे पुश दिया है, समझ लें वेलोसिटी दी है कुछ ना कुछ, ऐसे थोड़ी सी दी, तो वो बॉल थोड़ी देर के लिए देखें आगे गया ऐसे, फिर देखें आहिस्ता वो नीचे आ रहा है, थोड़ी देर के लिए वो आगे गया है। अब इसमें देखें कि जब ये ब्लू वाला बॉल यहाँ पे पहुंचा, ब्लैक वाला यहाँ पहुंच चुका है, ब्लू वाला यहाँ पे पहुंचा, ब्लैक वाला यहाँ पहुंच चुका है, ब्लू वाला यहाँ पे पहुंचा, ब्लैक वाला यहाँ पहुंच चुका है, ब्लू वाला यहाँ पे पहुंचा, ब्लैक वाला यहाँ पहुंच चुका है। अब आप देखें दोनों का ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये देखें ना, ये देखें वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, गैप देख रहे हैं बराबर का आ रहा है, क्योंकि सेम पॉइंट पे देखें एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं ना। तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ये अब क्या है, इस केस में कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आ रहा। दोनों बॉल सेम पॉइंट पे देखें बराबर 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 बराबर, तो वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट नहीं है। देखें ना, ये वाला गैप देख लें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं है, उसमें चेंज आ रहा है। तो बहरहाल याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। लेकिन हमारी बुक में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, हम उसके लिहाज से चलेंगे, तो हमारी ये चीज़ डिस्कस होगी। क्लियर हो गया जी, पॉइंट क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा, यहाँ से आपसे MCQ भी पूछा जा सकता है कि अगर एक बॉल को आपने वेलोसिटी दी और वो ये पाथ फॉलो कर रही है, और दूसरी आपने सिर्फ उसको फॉल करवाया और ये वाला पाथ फॉलो कर रही है, तो पहले ग्राउंड को कौन सा बॉल जाके हिट करेगा, ब्लू वाला या ब्लैक वाला, ये आपसे MCQ पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, दोनों सेम टाइम पे जाके ग्राउंड के हिट करेंगे, क्योंकि इसका जो फार्मूला होगा ना, वो है y = ½ GT का स्क्वायर। यहाँ से आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो यहाँ से भी ये डिस्टेंस का फार्मूला भी प्रूफ करके दूंगा, दोनों को इक्वल रखेंगे तो टाइम की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं तो आंसर सेम ही आएगा। तो सेम टाइम में जाके दोनों बॉल्स ग्राउंड को हिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्लियर हो गई ये एमसीक्यू? ये कहानी समझना बहुत ज़रूरी था। ये जो 10-12 मिनट लगे हैं इससे आपको काफ़ी सारी समझ आ गई है कि भाई अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन में ये कहानी होने वाली है। अब तरतीब से यहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से बता रहा हूँ इसी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। लॉन्ग में भी यही कुछ लिखना है, ये चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, ये लॉन्ग में लिखनी नहीं है। क्लियर होगी जी बात? तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या होगी बेटे? इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मोशन। इट इज अ, साथ साथ नोट करते जाए, 2 डायमेंशनल मोशन बेटे। इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में रहते हुए सिर्फ इसका मतलब एक फोर्स एक्ट करनी चाहिए और वो है ग्रेविटी के, इसके अलावा कोई फोर्स और एक्ट ना करे। ये सारी कंडीशन लगाएंगे उसके बाद ही प्रोजेक्टाइल, यही तो स्पेशल है ना, स्पेशल टाइप है 2D की, कि उसमें सिर्फ एक फोर्स एक्ट करे और वो है ग्रेविटी के, इसके अलावा कोई और फोर्स एक्ट ना करे। अभी ये 1 बाय 1 आगे चलेंगे ना, देखते जाएंगे आप स्टेप बाय स्टेप। तो ये इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है जी। अब इसी प्रोजेक्टाइल मोशन को ना हम मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। मोशन इन प्लेन, प्लेन का मतलब क्या है? वही 2D, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, पीछे पढ़ के आ रहे हैं। सही है। तो इसको मोशन इन प्लेन जब भी कहे तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल, क्योंकि डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल अ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट है। अ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, जब आप एक फुटबॉल को ऐसे किक करते हैं तो फुटबॉल ऐसे नहीं जाता, ऐसे। तो ये जो पाथ बना ये कैसा पाथ है? ये है पैराबोलिक पाथ, इसी तरह का। देखिए ना, यहाँ पे आप बॉल को ऐसे किक करें ऐसे तो बॉल ऐसे ही जाएगा ना, तो यही पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ। तो ये क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन, कि ऊपर भी हल्का सा जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। यही एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन की। क्लियर? अब जब डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल होगी, तो अब ना कुछ अजम्पशंस, यानी कि ऐसे समझे कंडीशंस आपको पहले लगानी पड़ेगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में रहते हुए आपने जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है उसमें पहले आपको कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आप प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर सकते हो। उसमें सबसे पहली अजम्पशन क्या है? वो है एयर फ्रिक्शन। नो एयर फ्रिक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे ही कोई बोले ना तो सबसे पहली कंडीशन आपने कहना कि भाई वहां पे एयर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर सकते हैं। तो एयर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, रोटेशन ऑफ अर्थ मस्ट बी निग्लिजिबल। उसकी पता है वजह क्या है? अब ये बुक में आपको 2 कंडीशन नहीं मिलेंगी, सिर्फ एक मिलेगी, एक से काम चल जाता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि जो फिजिक्स समझने आए बैठे ना इस वीडियो पे, वो ज़रा खुद सोचे कि जब मैं ये वाली एग्जांपल दे रहा था कि जब बंदे ने बॉल को वर्टिकल अपवर्ड थ्रो किया तो उसी लम्हे कार आगे निकल गई है, तो बॉल उसी बंदे के दोबारा हाथ में आएगा क्योंकि वहाँ पे एयर फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, जब वो रेस्ट पे था, जब उसके हाथ में बॉल आया, उस टाइम भी तो वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकती है, 2D हो सकती है। पता है कैसे? देखें, जब आपका बॉल ऊपर गया, कार रेस्ट पे है, लेकिन उस टाइम अर्थ रेस्ट पे नहीं है। सरफेस, जिस अर्थ की सरफेस पे कार रुकी हुई है, कार रेस्ट पे ना, अर्थ तो रेस्ट पे नहीं है। ये तो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं कि अर्थ रोटेट कर रही है। तो जिस लम्हे कार रेस्ट पे थी और बॉल को आपने ऊपर फेंका और आप कह रहे हैं कि बॉल वापसी उस बंदे के हाथ में आ गई है, हालांकि आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ नीचे से रोटेट कर रही है। तो जितनी देर में बॉल ऊपर गया है उतने ही टाइम में अर्थ रोटेट करके आगे गई है, तो उसके ऊपर ठहरी हुई कार भी तो आगे चली गई होगी ना। तो फिर कार में तो उस बॉल को नहीं आना चाहिए, जबकि वो उसी कार पे बैठे हुए बंदे के हाथ में आती है। तो फिर ये भी तो 2D हुआ ना। तो एक तरह से ये आपके जहन में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। यही तो हैरान करने वाली बात है। ये इतनी आसानी से समझ नहीं आता टॉपिक, लेकिन बेटे आपको 100% क्लियर करवा रहा हूँ चीज़ें।
तो बात समझ आई। तो इसका मतलब फिर हमें पहले कंडीशन लगानी पड़ेगी, कल को ये कोई क्वेश्चन ना उठा सके कि भी अर्थ रोटेट कर जाएगी, तुम कैसे कह रहे हो कि बंदे के हाथ में बॉल आएगा, इतनी देर में तो अर्थ रोटेट कर गई है, कार भी उसके ऊपर थी वो भी आगे निकल गई है। तो आपने कहना है भाई हमने जब प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करना है तो हमने ये बात भी कहनी है कि रोटेशन ऑफ अर्थ मस्ट बी निग्लिजिबल, ऐसा समझे अर्थ रोटेट ही नहीं कर रही, ये कंडीशन भी लगाएं। और फिर उसके बाद अर्थ मस्ट बी फ्लैट, अर्थ को बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। ये कंडीशंस पहले फुलफिल करेंगे तो ही प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब अब हुआ ना स्पेशल केस, तो ये चीजें कैसे करेंगे आपने, मुझे तो आप नहीं कर सकते। तो बस फिर ऐसे समझें कि एक तरह से कह रहा हूं, फर्ज करेंगे ये आइडियली है। तो बहरहाल अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तो इन कंडीशंस को हम लेट करते हैं, हमने फुलफिल कर लिया। तो जब ये कंडीशन लग गई, अब हम यहां से 2D तो 2 डिस्टेंस कवर करेंगे, 2 डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। हमने डिस्टेंस ही कवर करने हैं ना, तो यही डिस्टेंस तो हमने फाइंड आउट करने हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस, उसका फार्मूला आ जाए। ठीक है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले डायग्राम देखें, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बनाएंगे। वही डायग्राम है लेकिन उसका हाफ पोर्शन हम ले रहे हैं। ये अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सपोज करें इस पॉइंट ए पे मैं ठहरा हूँ और इस एक बॉल को ना, इस बॉल को ऐसे हम ऐसे हल्का सा पुश देते हैं, पुश। याद रखिएगा फोर्स नहीं लगानी, फोर्स सिर्फ एक लगनी चाहिए और वो है ग्रेविटी की, वो तो लगेगी ही लगेगी। आपने अगर लगा दी फिर तो बात गलत हो जाएगी, बात समझ रहे हैं ना। तो बच्चे कहते हैं सर जी फिर आपने कहा जी ये बॉल थोड़ा सा आगे गया, तो आगे कैसे गया जब हमने फोर्स ही नहीं लगाई, वेलोसिटी ही नहीं दी। तो याद रखिएगा हम पुश देंगे, पुश हल्का सा माइनर सा, हम फोर्स नहीं लगाएंगे। पुश का मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट आपने डिसाइड कर लिया ना कि इससे आगे वाली चीज को मैंने डिस्कस करना है, इससे पीछे जो कुछ हो रहा है हमने उसको डिस्कस नहीं करना, तो फिर आप क्या करें, अपने हाथ को ऐसे रखें, ऐसे, ये देखें, ऐसे पॉइंट पे सेट कर लें। अब आप यहां पे ऐसे छोड़ दें, हाथ आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपने ये रेफरेंस सेट कर लिया ना। तो ये ऐसे बस आगे गया तो इसका मतलब आपने फोर्स लगा दी है। बात पिक करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। तो इसका मतलब हमने फोर्स नहीं लगानी, ये पॉइंट हमने रेफरेंस डिसाइड कर लिया। अब अपने हाथ को ऐसे रखें, बस यहां इसके बराबर है तो बस छोड़ दो। अब जो उस बॉल को ये जो पुश मिला है ना, इसकी वजह से वो थोड़ा सा आगे जाएगा और फिर नीचे आएगा। यही काम यहां पे चल रहा है। ये देखें, ऐसे हाथ को रखा, बस इस लाइन से आगे हाथ नहीं जाना चाहिए। आगे हाथ चला गया तो इसका मतलब आपने फोर्स लगा दी है। तो ये हल्का सा पुश दिया, तो पुश देने से बॉल थोड़ी देर के लिए ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, फिर उसके बाद ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि उसमें ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाएगा। तो ये बॉल की मैंने पोजीशन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब देखें कि जब आपने यहाँ पे देखा वो थोड़ी देर के लिए आगे गया, नीचे नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी है VIX, जो कि बराबर होगी VX के, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही तो है ना। फिर उसके बाद जब पॉइंट यहाँ इस पॉइंट पे बॉल पहुंचा तो अभी भी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, VX। वर्टिकल वेलोसिटी देखें अब थोड़ी सी आ गई है क्योंकि बॉल यहाँ से देखें हल्का सा नीचे आ गया है, तो अब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, VY। इस तरह बॉल जब यहाँ पहुंचेगा तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस या कह लें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी क्या है, VX, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ये MCQ पक्का आएगा, आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है अनचेंज। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, अनचेंज, मतलब तब्दील नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पे फिर देखें ये वर्टिकल वेलोसिटी VY। अब वर्टिकल वेलोसिटी में देखो चेंज आ रहा है, सर जी कैसे पता चलेगा, बेटे एरो का साइज देखो ना, यहाँ एरो का साइज छोटा है, यहाँ एरो का साइज थोड़ा बढ़ गया है, फिर नीचे देखें एरो का साइज और बढ़ गया है। तो वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है बेटे, कांस्टेंट। क्लियर। तो अब देखें ये आपके पास क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है, बॉल आगे भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो फिर अब हमने यहाँ पे ना 2 डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट करना है और ये वाला डिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट करना है। 2 डायमेंशनल तो 2 डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से अभी स्टार्ट लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। ज़्यादा थ्योरी इसमें ऐड नहीं करनी, जितना बता रहा हूँ यही समझ लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट MCQ आपसे पूछे जा सकते हैं कि जब ये पॉइंट A पे बॉल था तो इस टाइम बेटे आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, VIX इज इक्वल टू VX, ठीक है ना, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, देखें ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वो क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप कह सकते हैं फोर्स जो होगी वो क्या होगी इस पॉइंट पे, 0, क्योंकि फोर्स तो हमने लगाई नहीं है।
हमने तो हल्का सा पुश दिया था ना, वो कहानी समझा चुका हूँ। तो फोर्स भी क्या है 0। तो ये 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। बाकी आपने यहाँ से अब हेडिंग मेंशन कर दी, नहीं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ये वाला ये कितना डिस्टेंस हुआ है, कब है। तो बेटे उसके लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s = VIT + ½ AT का स्क्वायर, यही है। अब इसमें जहां पे देखें आप ना सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे x लगा दें, यहाँ x लगा दें और यहाँ x लगा दें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, मतलब अलोंग x एक्सिस। क्लियर होगी। तो ये सेकंड इक्वेशन को हमने बना लिया। अब बेटे देखें अलोंग x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है आपके पास, VIX = Vx। ये VIX = Vx बन जाएगा, सही है। साथ में t है तो t एज इट इज आ जाएगा। लेकिन यहां पे देखें ax मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सिर्फ पॉइंट ए पे चेक करना है, सही है। तो फिर इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 तो सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, बाकी यही बचेगा। s को हम x कह सकते हैं, वो भी डिस्टेंस। तो इस तरह ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x आ गया, VIX × t। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की इक्वेशन रट्टा लगा लें, याद रख लें। क्लियर, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अब आ जाए वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, s = VIT + ½ AT²। अब साथ में सबस्क्रिप्ट यूज करें, y लगा दें। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y। इससे पता चल जाएगा कि हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब s है तो इसको आप y लिख सकते हैं ताकि वर्टिकल डिस्टेंस ही मेंशन किया जा सके। उसके बाद VIY × t। बेटे VIY यहाँ देखें पॉइंट ए पे VIY यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्योंकि पॉइंट ए पे वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं वेलोसिटी का। अगर होता तो बॉल नीचे आता, नीचे नहीं आया बल्कि आगे गया है। इसका मतलब इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल क्या है, 0। तो ये देखें वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली है ही नहीं, अगर होती तो बॉल नीचे आता, यहां तो आ ही नहीं रहा, आगे चला गया है, लिहाजा ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद बेटे AY, तो वर्टिकल जब बॉल नीचे आ रहा होगा उस टाइम एक्सेलरेशन तो है ना, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा, G बन जाएगा। तो इसीलिए A क्या बन गया, वो G बन गया। तो यहां पे आ जाएगा G। तो अब 0 को इसमें ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही चीज दोबारा आ जाएगी। तो ½ GT², ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। लो जी, दोनों डिस्टेंस हमने कवर कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। क्लियर। अब है जी केस 2 में कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा। अभी तक ये जो कहानी आपको सारी बताई है ना, इसमें देखें पॉइंट ए पे जो थीटा है, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। थीटा क्या है बेटे, 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या है, 0 डिग्री। लेकिन अब थीटा इन्वॉल्व होगा तो ये उसका दूसरा केस बन जाता है, जिसको कहते हैं ओब्लीक मोशन। ठीक है, ये आपके पास लीनियर थी, अब ओब्लीक मोशन है, तो अलग अलग भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर वो ओब्लीक मोशन की हेडिंग मेंशन करें तो आप यहां से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, ये डायग्राम मतलब लाजमी बनाएंगे, इसमें थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा। अब थीटा 0 नहीं है, देखिए ना, जब आपने यहाँ पे फुटबॉल को किक किया, अब बॉल ऐसे जा रहा है, ये उसका पैराबोलिक पाथ बन रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखें कुछ ना कुछ एंगल तो है थीटा, अब वो 0 डिग्री तो नहीं है। वहां पीछे क्या था, यहाँ पे 0 एंगल 0, अब 0 नहीं है बल्कि थीटा यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये उसका दूसरा केस बन जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे थीटा > 0 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा जो है वो 0 से ग्रेटर है, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा तो थीटा में क्या आता जाएगा, चेंज आता जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही आपने उस बॉल को किक किया, मतलब उसको इनिशियल वेलोसिटी दी, तो अब हर पॉइंट पे ना आप चेक करें तो उस बॉल पे इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे चेक करते हैं, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस उस वेलोसिटी VI का कंपोनेंट कौन सा होगा, VI cos थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम cos थीटा लेते हैं ना, पीछे पढ़ा के आया हूँ। इसी तरह से यहाँ पे देखें अलोंग वाई एक्सिस देखें, तो इस VI का कंपोनेंट कौन सा होगा, VI sin थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट आ गए ना इस वेक्टर के VI के, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। इसी तरह से जब बॉल इस पॉइंट पे पहुंचेगा फिर भी उसके 2 कंपोनेंट होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन एक चीज जरा नोट करें कि जो अलोंग एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है ना, ये देखें अलोंग एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट ये कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट पे गौर करें, ये देखें अभी ये एरो का साइज देखो बहुत बड़ा है, यहाँ देखो एरो का साइज छोटा हो गया है, यहाँ है ही नहीं, इस पॉइंट पे तो वर्टिकल होगा ही नहीं। अगर होता तो फिर तो बॉल नीचे आ जाता, तो बॉल नीचे नहीं आ रहा बल्कि देखें आगे गया है, तो इसका मतलब यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, 0 हो गया वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी है, ये खड़ा है।
अच्छा उसके बाद बॉल यहाँ पे पहुंचा, अब देखें वर्टिकल कंपोनेंट आ गया है, फिर और नीचे आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट का साइज बढ़ गया है, फिर से वही काम के वर्टिकल कंपोनेंट भी आता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ये बात समझ आ गई, ये बहुत बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ना इन दोनों कंपोनेंट्स यानी कि Vix इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, Vfx फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, ये फाइंड आउट करूंगा, और उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा, फिर इनका मैग्नीट्यूड लूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। फिर मैंने निकालनी है डायरेक्शन थीटा, डायरेक्शन, तो टॉपिक खत्म, बस दो काम करने, ठीक है ना। तो पहले यहां पे ना हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vix, तो याद रखिएगा एज वी नो दैट Ax इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, तो इसीलिए उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो फिर Vix क्या होगा, Vix Vfx के बराबर ही होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी, क्योंकि उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। तो फिर ये बराबर कर दें और इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, Vix को लिखते हैं Vi cos थीटा, जैसे पीछे पढ़ के हैं Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, Fy इज इक्वल टू F sin थीटा, उसी तरह से ये देखें Vix हो या Vfx हो तो उसको लिखेंगे Vi cos थीटा। क्लियर होगी ये बात, ये आपकी इक्वेशन बन गई, बस Vix भी आ गया, Vfx भी आ गया। अब हमें चाहिए Viy और Vfy, वर्टिकल इनिशियल और वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो बेटे फिर उसके लिए ना यहाँ पे देखेगा वर्टिकल मोशन, सबसे पहले तो ये पॉइंट सारे बना लें, एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखने हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट करेगी वर्टिकल, उसके बाद वर्टिकल एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, जी के बराबर होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो होगा यहाँ पे, और वो होगा जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। उसके बाद Viy जो होगा वो Vfy के इक्वल होगा इनिशियली, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वही फाइनल भी होगा। यहाँ पे, यहाँ की बात अभी नहीं कर रहा, हाईएस्ट पॉइंट की बात नहीं कर रहा, फाइनल की और इनिशियल की कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्टेड पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, प्रोजेक्टेड पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, लैंडिंग पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट। तो प्रोजेक्टेड पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट में से किस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, वेलोसिटी, तो आप कहेंगे दोनों बराबर होती है, ठीक है ना। यहां और होगी बताता हूं, लेकिन प्रोजेक्टेड पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी, इसीलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। उसके बाद पॉइंट याद रखेंगे Viy इज इक्वल टू क्या होगा, देखो y को देख के बस साइन लगा दो, तो Viy क्या होगा, Vi sin थीटा के बराबर होगा, ठीक। उसके बाद Vfy हमें चाहिए, Vfy, क्योंकि Viy तो आ गया है, Vfy नहीं आया, तो पहले मैं लगाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां से मुझे Vfy मिल जाएगा। तो Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इधर भी सब स्क्रिप्ट में y लगा दें, इधर भी सब स्क्रिप्ट में y लगा दें, इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई वाकई ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी की बात की जा रही है, और यहाँ पे आप चाहें तो y लगा सकते हैं। अब ये Vfy एज इट इज, बेटे Viy किसके बराबर है, Vi sin थीटा, तो यहाँ इसकी जगह लिख दो Vi sin थीटा। आगे बेटे जब आप देखें तो आपका बॉल ऊपर जा रहा है, अपवर्ड, तो जब बॉडी अपवर्ड मूव करे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगती है डाउनवर्ड, तो जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ए क्या बन जाएगा, Ay जी बन जाएगा, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। एक तरीका है ये याद रखने का कि आपने देखे ना यहाँ पे बॉल अपवर्ड जा रहा है, तो बस यही जहन में रखें, तो अपवर्ड मोशन के लिए आपका जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वो यहां पहुंचने के बाद देख रहे होते हैं कि जी कैसे नेगेटिव हुआ है, तो फिर आपने ये याद रखना, जब आप इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद देख रहे होंगे यानी कि यहां पे, तो फिर आप रेफरेंस बना लेंगे इस इनिशियल पॉइंट को। तो देखें उस टाइम आपका पॉइंट ऊपर है, बॉल ऊपर गया है, और इस पॉइंट पे देखें बॉल नीचे आ रहा है, तो रेफरेंस के अपोजिट जब आप हों तो आप नेगेटिव साइन यूज करते हैं, तब भी ठीक है। तो जो आपको आसान लगे वही आप यहाँ पे समझ के यूज कर सकते हैं, नेगेटिव का साइन, ठीक। तो Ay बन गया जी और साथ में T आ जाएगा, तो ये आपके पास Vfy आ गया, वर्टिकल यानी कि फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट की ये आ गई है। बस ये आपका हॉरिजॉन्टल मोशन में Vix और Vfx आ गया, ये वर्टिकल मोशन में आपके पास Viy आ गया और Vfy आ गया। इनिशियल और फाइनल कंपोनेंट के वेलोसिटी के कंपोनेंट आ गए। अब हमें चाहिए वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का फार्मूला, तो उसके लिए आपको याद रखना है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू वही Vfx होल का स्क्वायर प्लस Vfy होल का स्क्वायर की स्क्वायर रूट, जैसे पीछे Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट ली थी। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला पीछे कैलकुलेट करने का तरीका भी सिखा के आ रहा हूँ और बताया भी था, वही बस यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर दें कि Vfx होल का स्क्वायर और प्लस Vfy होल का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गई बेटे,
मैग्नीट्यूड। तो वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया। लो जी कहानी खत्म। आखिरी पॉइंट रह गया थीटा कि उसमें जो चेंज आ रहा है, तो थीटा में जब चेंज आएगा तो उसको नाम देंगे फाई का। उसको बुक क्या नाम दे रही है? फाई, क्योंकि थीटा में देखें ना चेंज आता जाएगा, तो जब चेंज आ रहा हो तो उसको हम कह देते हैं फाई। तो फिर आप फार्मूला यूज कर लेंगे tan फाई इज इक्वल टू वी एफ वाई, पहले y वाला कंपोनेंट डिवाइड बाय x वाला कंपोनेंट, तो वी एफ वाई डिवाइड बाय वी एफ एक्स, यही वेलोसिटी को यूज करेंगे। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, लेकिन tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख दें फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। ठीक है ना, tan फाई। यार ये देखो ना, यहाँ मैंने और बहुत कुछ करना है, तो tan फाई इज इक्वल टू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, ऐसे। तो फिर फाई को इधर ही रहने दें, tan हो जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो यही फार्मूला बन जाएगा। लो जी टॉपिक खत्म हो गया, फिनिश। अब छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, वो ज़रा देख लेते हैं। बेटे यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो बच्चे फौरन कहते हैं जीरो। और मेरे पुत्र जीरो कैसे होगी? यहां पे देखें वेलोसिटी, वो कह रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी में तो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे एक कंपोनेंट ठहरा है हॉरिजॉन्टल वाला, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो चुका है? वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो चुका है। उसने कहा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, आपने कह दिया जीरो। और भाई जीरो तो नहीं है, जीरो तो तब होती हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो तब जब दोनों कंपोनेंट जीरो होते, फिर ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो जाती? जीरो। तो आपने कहना जीरो नहीं है, बल्कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं है। ये आंसर है। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से मैंने बाकी पॉइंट्स बता दिए। आगे जब हम हाइट को, टाइम को और रेंज को फाइंड आउट करेंगे तब बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनेंगे, तो वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे। फिलहाल आपने याद रखना है कि इस पॉइंट पे आपसे वेलोसिटी पूछी जा सकती है, या फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा सकती है। तो मैं आपको डायरेक्ट एक शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ, मेरी तरफ से समझे बोनस है, ठीक है। फ्री में आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, कोई बदले में पैसा पूसा नहीं ले रहे। बस छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमसे प्यार मोहब्बत करें, दुआ करते रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। ये आपने लाजमी काम करना है। तो इस पॉइंट पे अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ले या पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उसको कैलकुलेट करने के ना ये दो शॉर्टकट फार्मूले याद रख लें, रट्टा लगा लें कि काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो देगा वैल्यू एमसीक्यू में, और थीटा की वैल्यू भी मेंशन करेगा और आपसे कहेगा हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बताएं। तो आपने फार्मूला लगा लेना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दी पुट करें, थीटा की वैल्यू पुट करें, उसका कॉस स्क्वायर ले लें, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट फार्मूला याद रख लें। इसी तरह से अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले तो उसके लिए फार्मूला है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी साइन स्क्वायर थीटा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी देगा, थीटा की भी देगा, पुटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये दो शॉर्टकट फार्मूले याद रख लीजिएगा। ये आपके क्या है बेटे? एमसीक्यूज है। अब है जी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये तीनों अलग अलग शॉर्ट में भी पूछ सकता है। लॉन्ग प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ एक या दो हेडिंग मेंशन कर सकता है, और लॉन्ग में अलग से तीनों के बारे में भी पूछ सकता है। और एमसीक्यू तो यहाँ से पक्का आएगा ही आएगा। तो सारे एमसीक्यूज मैं यहाँ पे अभी बता दूंगा। यही एमसीक्यू तैयार कर लेने से बाहर नहीं आना इस टॉपिक से, ठीक है। तो फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। शॉर्ट में डेफिनेशन आ सकती है, तो आपकी बुक में जहाँ पे ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की हेडिंग मेंशन की गई, उसकी पहली लाइन देखें, वो आपकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन वहाँ से देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारे पास पैराबोलिक पाथ, यानी कि हमने एक फुटबॉल को किक किया, इनिशियल वेलोसिटी दी, इस तरह से ये पाथ बना था। अब इसकी हमने ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है कि वो बॉल या बॉडी कितनी हाइट अटेन कर सकता है मैक्सिमम। तो इस हाइट को बेटे हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि फार्मूला तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो उसी हाइट को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर ये शॉर्ट में आए ना, तो जिस तरह मैं यहाँ पे अभी हाइट का फार्मूला कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, इसी तरह से करेंगे। बस स्टार्ट में आपने एक छोटी सी लाइन डेफिनेशन की जरूर लिख लेनी है, जो कि बुक में दी गई है। कर लेंगे ना। तो अब बेटे यहाँ देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज की, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखें जो a होगा उसको हम कहेंगे ए वाई, और ए वाई हमारा माइनस जी होगा, क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव, ठीक। इसी तरह से जो s होगा उसको हम h रख देंगे इक्वल, ताकि हमें यहाँ से h मिल जाए ना। s होगा तो वो लीनियर डिस्टेंस में आ जाता है, तो हमें h चाहिए तो हम s को h कहेंगे। उसका भी यूनिट मीटर है, उसका भी यूनिट मीटर है, तो आप कह सकते हैं इसको h के इक्वल। उसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी आई वाई, वो किसके बराबर होगा? वी आई साइन थीटा, पीछे पढ़ के आ रहे हैं।
ठीक है ना। यहाँ पे देखें ना, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो होगा वी आई वाई, तो उसको हम कहेंगे वी आई साइन थीटा। सही है। इसी तरह से जो फाइनल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वर्टिकल, वो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए ना, हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है यहाँ तक, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। तो इधर आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा। तो फिर ये आपके पास क्या आ गया, वी एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यही सारी चीज़ें आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें और वहाँ से आप एच निकाल लें। तो ये देखें बेटे, बड़ा ही आसान काम है। 2a की जगह लिखें ए वाई, एस की जगह लिखें एच इज इक्वल टू, आगे आपके पास वी एफ स्क्वायर है तो वी एफ वाई साथ में जोड़ दें स्क्वायर माइनस वी आई वाई और साथ में स्क्वायर। क्लियर। अब बेटे देखें 2ay, ay किसके इक्वल है, माइनस जी के इक्वल, तो यहाँ लिखें माइनस जी। पता चल गया ना कि माइनस जी क्यों आया, क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो जी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वी एफ वाई स्क्वायर है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इसका स्क्वायर माइनस वी आई वाई है तो वी आई वाई देखें वी आई साइन थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पुट कर दें वी आई साइन थीटा और होल के ऊपर क्या है आपका स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें जी, माइनस का 2gh इज इक्वल टू, ये जीरो खत्म हो जाएगा, माइनस बेटे वी आई का स्क्वायर अलग मेंशन कर दें और साइन का अलग कर दें, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से h निकाल लें, तो h इज इक्वल टू बेटे ये वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, यहाँ पे देखें 2gh के साथ क्या हो रहा है, ये सारा मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। लो जी, ये आपके पास हाइट का रिलेशन आ गया, हाइट हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब जब भी आपसे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछे तो आपने ये फार्मूला बता देना है। ये एमसीक्यू में अलग से भी आ सकता है, ठीक है ना, जिसको रट्टा लगा ले, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब यहाँ पे देखें, बुक की ये लाइन है कि हाइट ना यहाँ पे डिपेंड कर रही है किस पे बेटे, नंबर 1 वी आई स्क्वायर पे और नंबर 2 थीटा पे। तो ये पॉइंट आपका एमसीक्यू बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि h जो है वो डिपेंड कर रहा है बेटे किस पे, वी आई स्क्वायर पे, और इसी के साथ साथ h जो है वो डिपेंड कर रहा है बेटे किस पे, थीटा पे। तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। क्लियर जी। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में यही काम करना था। अभी और बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, आगे चलेंगे बनाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। सही, एंड पे बना देता हूँ एमसीक्यू। यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए ना, बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अब v और a का एंगल पूछ सकता है कि भाई यहाँ पे देखें, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, और इसी तरह से यहाँ पे वर्टिकल यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है ना, तो वो आपका एक्सेलरेशन आ गया ये। अब देखें, v और a के बिटवीन एंगल पूछ सकता है, यानी कि एंगल, ये भी एमसीक्यू बन गया ना। इस तरह से छोटी छोटी जितनी बातें होंगी आप खुद गौर भी करेंगे, मैं भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ। एंगल बिटवीन v एंड a, तो बेटे क्या बनेगा, यहाँ पे देखें 90, तो 90 डिग्री, बस यही आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से छोटे छोटे एमसीक्यू बनेंगे। क्लियर। अभी और भी बना देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होगा कि जैसे ही आपका बॉडी प्रोजेक्ट करेगा ना, तो जैसे ही वो लैंड करेगा यानी कि अर्थ की सरफेस से टच करेगा, तो वो आपका टोटल टाइम कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टच करने से पहले पहले अगर लेंगे तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा फिर। तो ये आपका प्रोजेक्टेड पॉइंट है, ये आपका हाईएस्ट या टॉप वाला पॉइंट है। इसी तरह से ये क्या है, लैंडिंग पॉइंट है। तो जैसे ही आपका बॉडी लैंड करेगा ना, तब तक का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कैलकुलेट करना है। सही होगा ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का आप यूज करेंगे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सही है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, यहां से हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटे जो s होगा ना, उसको हम y कर देते हैं, ताकि हम पता लगे वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, और ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होगा। सही है। उसके बाद वी आई है, तो यहाँ पे भी वाई, क्योंकि अपवर्ड मोशन है ना। देखें बॉडी वर्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है, तो हम यहाँ पे वाई वाई लगा देते हैं। ये एस वाई बन गया, ये आई के साथ भी वाई लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ निशानी के तौर पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साथ में टी आ गया, फिर प्लस हाफ ए की जगह भी इसमें लिखते हैं ए वाई, यानी कि वाई सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, और साथ में टी स्क्वायर एज इट इज। क्लियर। तो अब हमें पता चल गया कि हाँ जी ये वाई वाली बात हो रही है। अब ये जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होगा ना, इसको हम कहेंगे जीरो। बच्चे कहते हैं सर जी ये बात समझ नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस कैसे जीरो हो गया। देखें वर्टिकल डिस्टेंस तो है, और बिल्कुल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तवज्जो, हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी जब इस अर्थ की सरफेस पे लैंड करेगा ना, तब वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि तब तक का तो हमें टाइम चाहिए ना। जैसे ही वो लैंड करेगा, टच करेगा अर्थ की सरफेस से,
तब तक का हमें टोटल टाइम चाहिए, वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो तब वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, वो 0 हो गया ना। अभी तो है, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा अभी तो वर्टिकल डिस्टेंस है, लेकिन जब वो लैंड करेगा तब बताएं उसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो तब तक का तो हमें टाइम चाहिए, तो उस टाइम हमारा वर्टिकल डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो वो हमने 0 लगा दिया। बात समझ आ गई। वी आई वाई किसके बराबर है, वी आई साइन थीटा और साथ में टी आ जाएगा, प्लस हाफ ए वाई किसके इक्वल है, वही माइनस जी, अपवर्ड मोशन है तो माइनस जी आ जाएगा और साथ में टी स्क्वायर। क्लियर बेटा ये स्टेप। अब यहां से देखें कि ये हमारे पास 0 ही है, थीटा नहीं है, ये 0 चलता आ रहा है। वी आई साइन थीटा टी, ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, हाफ जी टी का स्क्वायर, यानी कि फर्दर बस हमने कोई स्टेप नहीं किया, बस माइनस को बाहर ले आए। अब यहाँ पे देखें टी इसमें भी आ रहा है और टी यहाँ पे भी आ रहा है, टी को यहाँ से कॉमन ले लें, अंदर बचेगा यहाँ से वी आई साइन थीटा और यहाँ से बचेगा हाफ जी टी, एक टी बाहर आ गया ना। क्लियर है। अब बेटे ये टी देखें मल्टीप्लाई है, इस 0 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 ओवर समथिंग आंसर 0 ही रहेगा, तो इस साइड पे भी क्या है, 0 है। अब मैं ये जो माइनस वाली टर्म है ना, यानी कि इस साइड पे 0 आ गया, यहाँ से उड़ा दूं, खत्म कर देता हूँ, ठीक है, ये देखें खत्म हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ 0 है, ठीक हो गया ना। अब ये जो माइनस वाली टर्म है इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो उसको 0 के अंदर ऐड करेंगे तो वही टर्म रहेगी ना, तो यही माइनस का हाफ जी टी इस साइड पे देखें आ गया, और इधर आपके पास वी आई साइन थीटा एज इट इज। क्लियर। अब यहां से हमें चाहिए टी, तो टी को अपनी जगह पे रहने दें, और ये वाला वी आई साइन थीटा अपनी जगह पे, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जी मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, इधर आके बेटे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लो जी, ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ गया, टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी। इसको भी रट्टा लगा ले, याद रखिएगा, ये आपसे एमसीक्यू में अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फार्मूला है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एमसीक्यू देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट का ना मैक्सिमम आंसर कब आएगा, वहां पे भी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे देखें एक ही बात है, एक में बता देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का मैक्सिमम आंसर किस एंगल पे आएगा, यानी कि यहां से अगर मैं मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहूं तो उसके लिए देखें ये थीटा क्या होना चाहिए, 90, क्योंकि साइन 90 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 इस सारी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो यही सारी चीज आएगी ना, तो वो आपका मैक्सिमम आंसर होगा। तो फिर ये आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट एट एन एंगल ऑफ, तो आपने किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे 1 लेके आना है बस। तो 1 एक ही सूरत में आएगा कि यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाए, 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस 1 को इस सारी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, 2vi डिवाइड बाय जी, तो यही आपका क्या है, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एंगल क्या है यहाँ पे, 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 पे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या रहेगी बेटे, मैक्सिमम रहेगी। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। क्लियर हो गया जी। अब एक चीज और, वो ये पक्का एमसीक्यू आएगा, ठीक है, अगर कोई पेपर बनाने अच्छा होगा तो वो ये एमसीक्यू देगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो है ये, लेकिन वो आपसे ये कह दे कि प्रोजेक्टेड पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक, यानी कि इतने हिस्से का आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें, ठीक है। यानी कि आपने उसने बता दिया है कि भाई प्रोजेक्टेड पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक का सिर्फ टाइम बताएं, तो फिर सीधी सी बात है, इसको हाफ कर दो। फिर भी बच्चे यही लगा के आते हैं, कहते हैं यही तो फार्मूला था 2vi sin थीटा ओवर जी ना, वो ये फार्मूला तब रहेगा जब प्रोजेक्टेड पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक की बात कर रहे होंगे आप, सही है ना, तब ये फार्मूला यूज करेंगे। अभी देखो उसने कह दिया प्रोजेक्टेड पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम बताएं, तो डे ऑफ फिर इसका हाफ हो जाएगा ना, तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो आपका टाइम रहेगा वो रहेगा vi साइन थीटा ओवर जी, ये रहेगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर वो यहां से यहां तक का पूछ ले कि हाईएस्ट पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक का बताएं, यानी कि ये वाला पूछ ले, ये वाला ये टाइम पूछ ले, तो फिर आप रहेंगे t इज इक्वल टू यही vi साइन थीटा ओवर जी, ये रहेगा। अब देखें अगर प्रोजेक्टेड पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक पूछे तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे यही चीज नहीं बन जाएगी। तो इस तरह से इस फार्मूले से ये 3 एमसीक्यू आपके बन गए। हल्का सा चेंज करेगा, बस आपकी तवज्जो होगी, आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह जो मर्जी एमसीक्यू आएगा आपको आ जाएगा। तो इस तरह छोटी छोटी बातें वो आपसे पूछ सकता है। क्लियर होगी जी बात। अब आ जाए जी, आगे चलते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी और भी बताएंगे आपको एमसीक्यूज, बता देते हैं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात। देखें ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है ना, जिसमें साइन यूज हो रहा है, ये फार्मूला तब आप यूज कर रहे हैं जब इसका मतलब हॉरिजॉन्टल या अलोंग एक्स एक्सिस के साथ बॉडी क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, थीटा। थीटा क्या है बेटे, विद एक्स एक्सिस,
यहाँ पे भी जो हाइट का फार्मूला है इसमें देखें साइन यूज आ रहा है, तो साइन यूज हो रहा है, तो इस बात का मतलब ये होगा कि यहाँ पे भी जो एंगल है ना, एंगल वो विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रहा है। तो जब एंगल विद एक्स एक्सिस बन रहा होगा तब फार्मूले में साइन रहेगा। अगर उसने एमसीक्यू में कह दिया कि एंगल बनना है अलोंग वाई एक्सिस विद वर्टिकल एक्सिस, तब फार्मूला ये नहीं होगा। फिर एंड पे बताता हूं फिर क्या फार्मूला होगा। बच्चे वो गौर ही नहीं करते, एंगल पे गौर ही नहीं करते कि एंगल वो कौन सा बता रहा है। तो अलोंग एक्स एक्सिस या विद एक्स एक्सिस एंगल आप यूज कर रहे होंगे, तब आपके हाइट और टाइम में फार्मूला ये वाला यूज होगा, ये वाला। अगर वो एमसीक्यू की स्टेटमेंट में वर्टिकल बोल दे या विद वाई एक्सिस बोल दे कि हम विद वाई एक्सिस आपको एंगल दे रहे हैं, अब बताएं हाइट का फार्मूला या टाइम ऑफ फ्लाइट का, फिर फार्मूला डिफरेंट होगा, वो आपको एंड पे बताऊंगा। अच्छा जी, अब आज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज का मतलब यही है कि ये आपका पैराबोलिक पाथ था, यानी कि बॉडी यहां से प्रोजेक्ट हुआ और इस तरह से यहां पे लैंड कर गया। तो यहां से यहां तक ये जो टोटल डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपकी रेंज कहलाती है। मतलब कितना दूर जाके वो बॉडी लैंड करेगा, गिरेगा। ठीक है, जिस तरह बुलेट फायर करते हैं या तोप चलाते हैं आप, तो देखें ना ये, तो भी कितना ज्यादा दूर जाएगा बॉडी, वो आपकी रेंज कहलाती है। तो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपने कैलकुलेट करना है। इस एक्स को आप आर कह सकते हैं। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप यूज करेंगे सिंपली फार्मूला डिस्टेंस का या कह लें स्पीड का। v इज इक्वल टू एस ओवर टी होता है, तो यहाँ s इज इक्वल टू वी ओवर टी बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको आती है, पता है। अब इस s को मैं कह देता हूं r, एक ही बात है, उसका भी यूनिट मीटर है, उसका भी यूनिट मीटर है। और यहां से v को मैं कह देता हूं वी आई एक्स, क्योंकि अलॉन्ग x एक्सिस हमने रेंज कैलकुलेट करनी है ना। तो फिर वेलोसिटी कौन सी आएगी, x वाली, x कंपोनेंट की। तो वी आई एक्स बन गया, सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे आई एक्स। और साथ में देखें क्या है t, तो t आपका यही यूज होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सही है, देखें ना, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं तो वही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही आएगा ना। तो वो t का ये वाला फार्मूला यहां पुट कर दें। क्लियर है ये स्टेप। अब देखें वी आई एक्स है, वी आई एक्स किसके बराबर था, वी आई एक्स बराबर होता है बेटे वी आई कॉस ऑफ थीटा। पीछे आपको बताया था वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, और वी एफ एक्स भी क्या था, वी आई कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेटे फिर यहां पे देखिए वी आई एक्स की जगह मैंने लगा दिया वी आई कॉस थीटा, और ये चीज सेम एज इट इज रहने दी। अब देखें वी आई से मल्टीप्लाई होगा, वी आई स्क्वायर बन जाएगा, और ये टू ठहरा है, ये कॉस थीटा यहाँ पे आ गया और साइन थीटा यहाँ पे आ गया। मतलब मैंने थोड़ी सी तरतीब सीधी की है, बाकी कुछ भी नहीं किया। देखो वी आई को वी आई से मल्टीप्लाई किया, वी आई स्क्वायर बन गया, ये टू अपनी जगह पे ठहरा है, साइन अपनी जगह पे ठहरा है, जी यहाँ पे लिखें या इसके नीचे लिखें एक ही बात है। तो जी अपनी जगह पे ठहरा है और कॉस थीटा को थोड़ा सा आगे जोड़ दिया, तरतीब सीधी की है, मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो टू साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ये मैथमेटिक्स में एक फार्मूला यूज हो रहा है, आप पढ़ के आए होंगे कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है बेटे साइन टू थीटा के, साइन टू थीटा के। याद रख लें, रट्टा लगा लें, टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन टू थीटा के, टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन टू थीटा के। तो यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें। देखें r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी, वी आई स्क्वायर ओवर जी, और यहाँ टू साइन थीटा कॉस थीटा की जगह ये लगाते हैं साइन टू थीटा। लो जी, साइन टू थीटा, ये आपका रेंज का फार्मूला आ गया, रेंज कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ पे भी वही चीज़ कि रेंज डिपेंड कर रही है वी आई स्क्वायर पे और थीटा पे। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। रेंज जो है वो वी आई स्क्वायर और थीटा पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्ट रिलेशन बना रही है। वेलोसिटी बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर आएगा और ज़्यादा हो जाएगा तो रेंज भी बढ़ जाएगी। इस तरह से एंगल बढ़ाएंगे तो रेंज बढ़ेगी। सही है। अब यहाँ से भी वही बात जिस तरह यहाँ पे बात की है कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे आती है, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आप इस तरह से फेंकना चाह रहे हैं, दूर तक भेजना चाह रहे हैं, तो किस एंगल पे आप उसको प्रोजेक्ट करवाएं कि वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, दूर जाके गिरे। जिस तरह आपने तोप चलानी हो, कहीं पे आपने फायर करना हो, तो आप चाहेंगे ना कि यार ये दूर जाके गिरे, तो भाई किस एंगल पे आपको फिर वो फायर करना है या प्रोजेक्ट करवाना है बॉडी को। तो फिर याद रखिएगा सबसे मैक्सिमम रेंज जो आती है वो एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 पे आती है। ये आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन में आप डायग्राम भी देख सकते हैं, 3 पाथ पैराबोलिक शो किए गए हैं, 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे और 45 डिग्री पे। तो 45 वाले पे ज़रा गौर करें, सबसे बॉडी आगे जाके गिरा है, दूर जाके गिरा है। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो रेंज आती है वो किस एंगल पे आती है बेटे, रट्टा लगा ले 45 पे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये पक्का आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 पे रेंज क्या होती है बेटे, मैक्सिमम होती है। फिर इसका हाफ कब होता है,
इसका 2 टाइम कब होता है, ये सारी आगे बातें जुड़ती जाएंगी, वो आपको आगे बता देता हूँ एमसीक्यूज, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू था वो यही था, इसको अभी नोट कर लें। ठीक है, लो जी, टॉपिक आपको 100% अच्छे तरीके से तैयार करवा दिया है। साथ साथ बताता गया कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरह से एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से आपको तैयार करवा दिया ये टॉपिक, बदले में कोई आपसे पैसे पूसे भी नहीं लिए। ये सारी मैंने सिर्फ आपके लिए किया ताकि आप तमाम सोच की फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो आप सिर्फ प्यार मोहब्बत करें हमसे, वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने तमाम दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर भी जरूर करें, फुली तौर पर सपोर्ट करें। अब लास्ट में यहाँ पे कुछ और एमसीक्यू रह गए हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है, जो कि मैं शुरू में भी आपको बता के आ रहा हूँ। तो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या रहेगी बेटे, मिनिमम। बच्चे यहाँ पे जीरो की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, जीरो की ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ वो वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है, यानी कि वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो चेंज आ ही नहीं रहा, वो तो कांस्टेंट है। लेकिन इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट वो जीरो है। तो ओवरऑल वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या है, मिनिमम, जीरो नहीं है। अच्छा, अगर उसकी ऑप्शन में वैल्यू आ जाए तो फिर आपने याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, तो वो Vx इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, v cos ऑफ थीटा। तो अगर इस तरह से ऑप्शन में कुछ नजर आए तो फिर आप v cos थीटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा एट हाईएस्ट पॉइंट, टॉप वाले पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं a का, तो a पॉइंट की बात कर रहे थे। इस तरह से यहाँ पे मोमेंटम भी पूछ सकता है p, तो इसी को देखते हुए आप लिखते हैं p cos ऑफ थीटा। अब उसके बाद 3 और एमसीक्यू हैं, टाइम, हाइट और रेंज के फार्मूले, वो आपने याद रखने हैं। मैंने क्यों लिखे हैं वो अभी आपको बताता हूं। ठीक है, यहां तक। अब आ जाए यहाँ पे एट व्हाट एंगल, यानी कि किस एंगल पे। मैं शॉर्टकट सिर्फ आपको समझा रहा हूं, मेरी वर्डिंग पे गौर कीजिएगा। जब एमसीक्यू आपके सामने आएगा तो आपको पता चल जाएगा, हाँ जी ये सर ने बताया था। मैं पॉइंट्स बना के आपको याद करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो रेंज और हाइट किस एंगल पे एक दूसरे के इक्वल आती है, यानी कि किस एंगल पे रेंज और हाइट का आंसर या वैल्यू सेम आती है। तो फिर याद रखिएगा थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री, 76 डिग्री पे रेंज और हाइट एक दूसरे के इक्वल होती है। आप पुट करके देख लें, यानी कि ये रेंज का फार्मूला है, इसमें थीटा की जगह 76 लिखें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हाइट का ये फार्मूला है, इसमें थीटा की जगह 76 पुट करें, हाइट का आंसर निकालें। दोनों का आंसर यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। तो इसका मतलब हम समझ गए कि 76 डिग्री पे रेंज हाइट के इक्वल होती है, बराबर होती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, रेंज इज इक्वल टू सेम, क्या मतलब, यानी कि ऑप्शंस में ना आपको पेयर ऑफ एंगल्स दिए जाएंगे कि किस पेयर ऑफ एंगल पे रेंज सेम आती है। दो एंगल दिए जाएंगे। सपोज करो ये देखो ना, जैसे ए ऑप्शन आ जाती है 30 डिग्री 60 डिग्री, बी ऑप्शन आ जाती है जी 30 डिग्री 70 डिग्री, सी ऑप्शन आ जाती है सपोज करो 40 डिग्री 90 डिग्री, इस तरह डी ऑप्शन आ जाती है जी 20 डिग्री 120 डिग्री। देखें पेयर ऑफ एंगल, तो किस पेयर ऑफ एंगल पे रेंज सेम आती है, यानी कि रेंज के फार्मूले में हम थीटा की जगह 30 पुट करें, फिर रेंज के फार्मूले में थीटा की जगह 60 पुट करें, दोनों का आंसर चेक करें क्या बराबर आता है। तो किस पेयर ऑफ एंगल पे रेंज सेम रहती है, ये है एमसीक्यू। तो फिर रट्टा लगा लें, जहन में रख लें 30 और 60, यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के पेयर ऑफ एंगल पे रेंज सेम रहती है। अब आप पुट करके देख ले, शॉर्ट में भी ये अलग से पूछा जा सकता है। तो ये रेंज का फार्मूला है, तो रेंज इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पहले लगाएं 30 डिवाइड बाय जी। अच्छा जी, फिर VI स्क्वायर ओवर जी साइन 2 को 30 से करेंगे 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू जरा कैलकुलेटर पे चेक कर लें, 0.866 आती है, चेक कर लीजिएगा, ये आंसर आ गया पहले। फिर आप दोबारा रेंज का फार्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह लगाएं जी 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री डिवाइड बाय जी। अब बेटे ये VI स्क्वायर ओवर जी साइन 2 को 60 से करें 120 आता है, तो साइन 120 की वैल्यू जरा चेक करें तो ये भी आती है 0.866। लो जी देखें, इधर भी आंसर यही है, इधर भी यही है। तो 30 और 60 पे रेंज का आंसर क्या आ रहा है, एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। तो शॉर्ट में आ जाए तो इस तरह से प्रूफ कर दीजिएगा, अगर एमसीक्यू में आ जाए तो फिर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जहन में रख लें 30 और 60 पे रेंज बराबर रहती है। अब अगला पॉइंट समझिएगा, जब 30 और 60 हम बच्चे को याद करवा देते हैं ना, बच्चा सिर्फ कहता है 30 और 60 पे रेंज बराबर आती है, लेकिन वो एमसीक्यू में इस तरह से घुमा देता है। जैसे यहाँ पे देखें, वो पूछेगा कि रेंज किस पेयर ऑफ एंगल पे सेम रहती है, तो ऑप्शन में होगा 15 75 30 60 बोथ ए एंड बी, या यहाँ पे कोई और एंगल हो सकता है, या फिर कह दें नन। अब बताएं, फौरन बच्चे देखते ही ना ये बात उनको याद होती है, वो 30 और 60 लगा के आ जाते हैं, बाकी ऑप्शन पे गौर ही नहीं करते। तो अब आपने एक निशानी याद रख लेनी है कि जिस पेयर ऑफ एंगल का सम 90 आ रहा हो,
जिस पेयर ऑफ एंगल का सम 90 आ रहा हो उस पे रेंज बराबर होती है। तो अब देखें यहां पे दोनों को ऐड करें 90, इसीलिए रेंज बराबर आई थी। यहां पे देखें 15 और 75 है, सम करें 90, इधर 30 और 60 सम करें 90, इसका मतलब इन दोनों पे रेंज क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, सेम रहेगी। तो फिर आप बोथ ए एंड बी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो क्या याद रखना है, जिस पेयर ऑफ एंगल का सम 90 आ रहा हो उस पे रेंज बराबर होती है, बस ये ध्यान में रख लें, बाकी एंगल को देखते ही आप लगा दीजिएगा, ठीक है। 1 सेकंड में आपका एमसीक्यू हो जाएगा, क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट, एट व्हाट एंगल रेंज इज मैक्सिमम। अब मैंने पीछे आपको बताया कि रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होती है बेटे, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है, पीछे बता के आया हूं। लेकिन यहां देखें 45 तो है नहीं, बच्चे कहते हैं ऑप्शन नहीं है, एमसीक्यू गलत है। ना 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 ना, फिर आपने देखना है अगर 45 नहीं है ना तो 45 के करीब करीब कौन सा एंगल आ रहा है। और इससे ज्यादा अच्छा है कि आप डिफरेंस निकाल के देखा करें कि जिस पे आपका डिफरेंस क्या है सबसे कम, उस पे रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। और जहां डिफरेंस ज्यादा आ रहा हो वहां रेंज क्या होगी, मिनिमम। ये ज़हन में बिठा लें। देखें 45 पे तो मैक्सिमम है, ये तो हमें पता चल गया। तो डिफरेंस निकालें, 45 माइनस 35 डिफरेंस आया 10 का। यहां पे निकालें 45 माइनस 36 डिफरेंस आया 9 का। 50 माइनस 45 डिफरेंस आया जी 5 का। ठीक है, ये आपने लाजमी निकाल लेना, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अच्छा 60 माइनस 45 तो डिफरेंस आया 15 का। अब जहां पे डिफरेंस कम आ रहा है वहां रेंज मैक्सिमम होगी, और जहां डिफरेंस ज्यादा आ रहा है वहां रेंज मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम रेंज पूछ रहे हैं, तो अब देखें डिफरेंस कहां कम आ रहा है, 5 यहां पे। तो ये एंगल जो 50 है ना, ये 45 कैसे समझे, करीब है, बेशक बढ़ गया है, लेकिन इन ऑप्शंस में गौर करेंगे तो इसमें आप देखें कि डिफरेंस 5 आ रहा है, ये सबसे कम है। तो इस एंगल पे रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर मिनिमम यहां पूछ लेता तो फिर देखें डिफरेंस यहां ज्यादा आ रहा है, तो यहां पे फिर 60 पे रेंज क्या आती, मिनिमम आती। तो इस तरह ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। ले जी आगे चलते हैं। सपोज करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सपोज करो आपको सिर्फ वो थीटा की वैल्यू दे देता है और एच की वैल्यू दे देता है। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर वो आपको सिर्फ थीटा की वैल्यू दे दे, सपोज करें 30 डिग्री, और एच की वैल्यू दे दे 4, अब आपसे कहता है रेंज कैलकुलेट करें। जब आप रेंज के फार्मूले में आते हैं तो वी आई तो है नहीं, बच्चे कहते हैं गलत है, वी आई तो दिया हुआ नहीं है, तो हम किस तरह से रेंज निकालें। फिर वो कोई जुगाड़ी तरीका मार मूर के ना आंसर निकाल के आ जाते हैं, जब नहीं होता तो तुक्का लगा देते हैं। आप इस तरफ जाए ना, तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक की फार्मूला बता रहा हूं, ये याद रख ले, आपका आराम से ये एमसीक्यू हो जाएगा। आप याद रखें r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, ये फार्मूला बेटे नहीं भूलना, सही है। अब अगर ये भूल जाता है ना तो इस तरह से याद रखें। आपने इंडियन मूवीज देखी होंगी, मिथन चक्रवर्ती एक हीरो का नाम है, उधर नाम ऐसे होते हैं ना, मिथन, रतन, ऐसे मतन। तो ये देखें, ये रतन एक नाम है, रतन चोर है, रतन चोर है, ये याद रख ले, कभी भूलेगा ही नहीं। रतन क्या है, चोर है। रतन एक लड़के का नाम है जो कि चोर है, 4 से 4 चोर, एच से है, तो रतन चोर है, ये फार्मूला याद रख ले, कभी नहीं भूलेगा। अब देखें एच भी दे रहा है, थीटा भी दे रहा है, एच भी दे रहा है, थीटा भी दे रहा है, रेंज निकालनी है तो वैल्यू पुट करें, आंसर आ गया। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू जो मैं शुरू में क्या कह रहा हूं, यानी कि अभी सेकंड स्लाइड में आपको बताया था कि भाई एंगल बड़ा डिपेंड करता है। देखें ये टाइम का फार्मूला, ये हाइट का फार्मूला, ये तब आप यूज करेंगे जब एंगल विद एक्स एक्सिस बन रहा होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल यूज हो रहा होगा तब आपके ये टाइम और हाइट के फार्मूले रहेंगे जिसमें साइन यूज हो रहा है। अब यहां देखें वो क्या कह रहा है, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रो एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकली, यानी कि अब वो आपको स्टेटमेंट में चक्कर दे रहा है, वर्टिकली एंगल बता रहा है, यानी कि एंगल यहां नहीं है, अब वो कह रहा है एंगल यहां पे है, यहां पे एंगल बन रहा है। अब आप बताएं व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। अगर एंगल यहां पे बन रहा है, यानी कि आपने बॉडी को प्रोजेक्ट करवाया जिसका एंगल अलोंग वाई एक्सिस, विद वाई एक्सिस आपको दे रहा है थीटा। अब बताएं टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। तो बच्चे तो यहां गौर ही नहीं करते, यहां तो देखते ही नहीं है, सीधा सीधा भाई टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, लो जी 2vi sin थीटा जी, वो भी जान के पहले ऑप्शन यही रखते हैं पेपर बनाने वाले, ताकि वो जल्दी से देखते ही टाइम ऑफ फ्लाइट को देखते ही ये वाला फार्मूला लगा दे। आपने ये गलती नहीं कर दी। अब ये इसका आंसर नहीं है, बल्कि आपने याद रखना है जब विद y एक्सिस एंगल दिया जाए तो जहां साइन है ना वहां cos बना दें, बस। जब x एक्सिस के साथ एंगल कहें तब यही फार्मूले रहेंगे, जब y एक्सिस के साथ एंगल कहें, वर्टिकल का वर्ड यूज करें, तब बेटे जहां साइन है वहां cos आ जाएगा। अब वो टाइम पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूले में यहां साइन है तो आप cos देखें, ये cos है, बाकी चीजें सेम है। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह से अगर यहां पे हाइट कह दे तब भी आपने क्या करना है, हाइट के फार्मूले में जहां साइन है वहां cos के थीटा वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, तवज्जो। अगर रेंज के लिए कह दे फिर डेयर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फिर आपने cos नहीं ढूंढना, फिर आपने जो आपका ओरिजिनल फार्मूला होगा ये वाला vi स्क्वायर sin 2 थीटा जी, यही लगा के आना है। उसकी पता है वजह क्या है कि इसमें ना असल में है क्या, रेंज इज इक्वल टू vi स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा। असल फार्मूला तो ये है ना, 2 sin थीटा cos थीटा की जगह sin 2 थीटा लिखा था। अब आप खुद देखें कि जब वो विद y एक्सिस एंगल कहेगा, वर्टिकल की बात करेगा, तब आपका यहां पे देखें sin cos बन जाएगा और cos sin बन जाएगा, दोबारा वही चीज बन जाएगी। तो लिहाजा रेंज के फार्मूले में फर्क नहीं पड़ता,
चाहे वर्टिकल बोले चाहे हॉरिजॉन्टल बोले, लेकिन बाकी दोनों में आपको बता दिए। क्लियर होगी जी बात। अब आ जाए जी नेक्स्ट, आपके पास कौन सा एमसीक्यू रह गया? कोई नहीं रह गया, कहानी खत्म होगी। लो जी, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब देख ले टॉपिक आपको किस तरह से अच्छे तरीके से तैयार करवा दिए। बस ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं हर एक चीज आपको क्लियर होगी। इंशाल्लाह इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिएगा, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह।